दोस्तों आप सभी का इस पर स्वागत है। आप सभी लोग देख रहे हैं एजुकेशन बंधुरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए होता है कि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम की तैयारी पूर्ण रूप से कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, देखते हैं। ए और बी साथ मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है ए और बी उस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 6 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसे 8 दिनों में पूरा करते हैं। ए और सी उसे 8 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखते हैं, ए प्लस बी 4 दिनों में कार्य कर रहा है। बी प्लस सी 6 दिनों में कार्य पूरा कर रहा है। ए प्लस सी 8 दिनों में कार्य कर रहा है, देखते हैं। अब 4 और 6 8 का एलसीएम क्या होता है, यानी कि अगर 4 6 8 का एलसीएम निकालेंगे तभी तो एक दिन का कार्य पता चलेगा। यानी कि 4 6 8 का एलसीएम क्या होता है, देखते हैं। 4 6 8 का एलसीएम आप सभी लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। 4 6 8 का एलसीएम 2 से भाग कर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, एक कटेगा नहीं, 3, 2 एकम 2। फिर 3 से काटते हैं, एक कामत 1 काम 1, देखते हैं। अब जैसे निकला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कितना निकला है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रूप 24, यानी कि 24 क्या निकला है, यानी कि एलसीएम लासा। 4 6 8 का लासा कितना आ गया, यानी कि 24। अब देखिए ए प्लस बी 4 दिनों में 24 कार्य कर रहा है, से ध्यान समझिए। ए प्लस बी 4 दिनों में 24 कार्य कर रहा है और बी प्लस सी 6 दिनों में 24 काम कर रहा है और ए प्लस बी 8 दिनों में 24 काम कर रहा है, ध्यान समझिए। अब 4 दिनों में 24 काम करता है तो एक दिनों में कितना काम करेगा, देखिए जैसे लिखा है। अब 4 दिनों में 24 कार्य, यानी कि अगर 4 दिनों में 24 काम करता है, ठीक, देखिए ध्यान से। 4 दिनों में 24 काम करता है तो एक दिनों में कितना काम करेगा, यानी कि 24 बटे 4, 4 छक्का 24। एक दिनों में कितना काम करेगा, यानी कि 6, ठीक। अब देखिए 4 दिनों में 24 काम, एक दिनों में 6 काम। अब ये जो 6 निकला यानी कि एक दिन का कार्य है। एक दिन का कार्य कितना है, 6 है। अब देखते हैं बी प्लस सी 6 दिनों में 24 काम करता है। बी प्लस सी 6 दिनों में 24 काम करता है तो एक दिनों में कितना काम करेगा, यानी कि 4। अब देखते हैं ए प्लस सी 8 दिनों में 24 काम करता है। ए प्लस सी 8 दिनों में 24 काम करता है तो एक दिनों में कितना काम करेगा, यानी कि 8 रूप 24, यानी कि 8 दिनों में 24 काम करता है और एक दिनों में 3 काम करेगा, ठीक, ध्यान से लिखिए। अब देखते हैं ए प्लस बी एक दिनों में 6 काम कर रहा है। बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ए प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ए प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब ध्यान समझिए, ए प्लस बी एक दिन में 6 काम, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम, ए प्लस सी एक दिन में 3 काम। अब देखते हैं, अब तीनों मिलकर उस कार्य को कितने में करेंगे, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन का कार्य कितना है, देखिए। ए से ए जुड़ जाए कितना होगा, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब देखिए 6 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि 6 4 10 3 13, ठीक, देखिए 13। अब a 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 13। अब 2 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, a प्लस b प्लस c बराबर कितना है, 13। तो a प्लस b प्लस c बराबर 13 बटे 2, ठीक। देखिए a प्लस b प्लस c एक दिनों में 13 बटे 2 कार्य कर रहे हैं। ये एक दिनों में कितना काम कर रहे हैं, 13 बटे 2 काम। टोटल काम कितना है, यानी कि 24। अब 24 जो होता है यानी कि टोटल वर्क होता है, यानी टोटल काम कितना है, 24। जब टोटल वर्क 24 है तो एक दिनों में 13 बटे 2 काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। टोटल काम कितना है, यानी कि 24, तो 24 बटे 13 बटे 2। अब देखिए 24। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, जब 15,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्ष के लिए 20% ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तब वार्षिक रूप से गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि 15,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए 20% ब्याज की दर से निवेश की जाती है
तो वार्षिक रूप से गणना कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि CI हमको निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए जैसे दिया है 15,000 रुपए की राशि, ये क्या है यानी कि P, यानी कि क्या है P। मूलधन कितना दिया है 15,000। ठीक, अब समय कितना है T, समय कितना है 2 साल। अब देखिए अब 20% वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी कि R का मान कितना है 20%। ठीक, ध्यान से। अब देखिए अब 20% जो मान होता है यानी कि क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। मूलधन दिया है 15,000, समय दिया है 2 साल, और रेट है 20%। अब निकालना क्या है यानी कि CI हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क CI। अब देखिए अब जो लिखा है R बराबर 20%, 20% मान कितना होता है यानी 20/100, यानी कि 1/5। ठीक, 1/5। अब देखिए यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ठीक, ध्यान से देखिए, एक तरफ मान लेते हैं प्रिंसिपल, एक तरफ मान लेते हैं अमाउंट, एक तरफ मान लेते हैं प्रिंसिपल, एक तरफ मान लेते हैं अमाउंट। अब ध्यान से देखिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/5। ठीक, अब ध्यान से देखिए समय कितना है 2 साल के। देखिए 5 पहले था, अब कितना हो गया यानी कि 6। 5 पहले साल के लिए कितना है 5। अब देखिए 5 में 1 की वृद्धि, 5 में से 1 की वृद्धि, तो 5 पहले था, अब कितना हो जाएगा यानी 6। प्रिंसिपल 5 था, अमाउंट कितना हो जाएगा यानी 6। अब देखिए ये पहले साल के लिए 5 से 6, अब दूसरे साल के लिए कितने जाएंगे 5 से 6। देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना तो इसमें जो पहले साल के ब्याज होता है तो वही दूसरे साल के ब्याज होता है। जैसे यहाँ पर 5 से 6 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 5 से 6 जाएगी। अब 5 और 6, पहले था 5, अब कितने हो गए 6, फिर 5 था 6 हो गए। ये पहले साल के लिए है, ये सेकेंड साल के लिए। ठीक, ध्यान से देखिए अब इसका कर देंगे गुणा, 5 25, 6 36। अब ध्यान से, अब 25 क्या आ गया यानी कि मूलधन, मूलधन कितना है 25, अमाउंट कितना है यानी कि 36, अमाउंट कितना है 36। ठीक, ध्यान से रखिए अब मूलधन कितना यहाँ पर 25 है। देखिए यहाँ पर मूलधन कितना दिया है यानी कि 15,000 रुपए, यानी कि मूलधन यहाँ पर कितना निकल रहा है यानी कि 25। जब यहाँ पर 25 है तो 25 का मान कितना दिया यानी कि 15,000 रुपए, यानी कि 25 का मान है 15,000 रुपए। ठीक, एक का मान कितना जाएगा यानी कि 15,000 बटे 25, 25 छक्का 30। अब देखिए एक का मान कितना आ गया 600 रुपए। जब एक का मान 600 आ गए, अब देखिए जो 25 और 36, 25 और 36 के बीच का अंतर क्या होता है यानी कि CI, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यानी कि CI। अब देखिए इसका अंतर कितना है 25 36 का, इसका अंतर है 11 का अंतर है। कितने का अंतर है 11 का अंतर। अब देखिए जब एक का मान है 600, यानी कि एक का मान है 600, तो अब देखिए क्या आ गया, अब हमको निकालना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा, देखिए जब एक का मान 600, 36 का मान कितना हो जाएगा 36 का मान 36 गुणे 600, 36 36 28 21, यानी 21,600। ये क्या जाएगा यानी कि अमाउंट। अब देखिए अब क्वेश्चन कहता था यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे CI है 11, अब देखिए 25 का मान कितना है यानी कि 600, 15,000, तो एक का मान कितना 600। जब एक का मान 600 तो इसका अब एक का मान है 600, 11 का मान कितना होगा यानी कि 11 गुणे 600, 11 छक्का 66। देखिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, अब देखिए ध्यान। जैसे दिया है आपको, दिया है प्रिंसिपल, आपको दिया है कितना 15,000 रुपए। अब समय यहाँ पर कितना दिया यानी कि 2 साल के लिए, रेट है 20%, CI है यानी कि हमको निकालना है। ठीक, ध्यान से देखिए अब 20% जो फैसले वाली होती कितनी होती है 1/5। जब 1/5 पहले साल के लिए, ठीक देखिए पहले था 5, अब कितना हो जाएगा नीचे, एक तरफ मान लेते हैं प्रिंसिपल, एक तरफ मान लेते हैं अमाउंट, यानी कि मान लिया प्रिंसिपल और अमाउंट। अब देखिए पहले था 5, अब कितना हो गया यानी कि 6। फिर पहले अब ये पहले साल के लिए 5 से 6, फिर सेकंड साल के लिए 5 से 6 जाएंगे। ठीक, देखिए 5 5 का गुणा करते कितना जाएगा 25, 6 का गुणा करते कितना जाएगा 36। अब देखिए 25 का मान है 15। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ गया 25, प्रिंसिपल आ गया 25, 25 का मान कितना यानी कि 15,000 रुपए। जब 25 का मान है 15,000 रुपए तो एक का मान कितना होगा यानी 25 छक्का 150 यानी 600। जब एक का मान 600 होगा तो अब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कितना यानी कि 36 रुपए है। जब अमाउंट है यहाँ पर 36 रुपए तो एक का मान है 600, तो 36 का मान कितना हो जाएगा 216 यानी कि 21,600 रुपए।
जब यानी कि अमाउंट आ गया। अब देखिए जो 25 और 36 के यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान समझिए, जैसे मैं आपको दर्शा रहा हूँ, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल है, ठीक, और ये मान लीजिए अमाउंट है, जो इसका अंतर होगा, अंतर क्या होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, CI। ठीक, अब ध्यान समझिए, प्रिंसिपल एक तरफ मान, एक तरफ अमाउंट। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का अंतर कितना, यानी कि CI। ठीक, अब 25 और 36 का अंतर कितना, यानी कि 11 का अंतर। देखिए 36 में घटाएंगे 25, देखिए 36 में घटाएंगे 25, 11 आ गए, 11। अब देखिए जब एक का मान है 600 रुपए, यानी कि एक का मान है 600, जब एक का मान है 600 तो 11 मान कितने, 11 छक्का 6,600 रुपए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक, ध्यान समझिए, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है और विक्रय मूल्य है 330 रुपए, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए जैसे लिखा है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए ध्यान, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। एक होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ध्यान समझिए, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि खरीदना, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक, अब विक्रय मूल्य यानी कि बेचना, क्रय मूल्य में से खरीदता। अगर आपने किसी से कोई वस्तु खरीदी, आपने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी, तो जो बेचना होता है वो होता है विक्रय मूल्य, और जो खरीदना होता है वो होता है क्रय मूल्य। ठीक, ध्यान समझिए, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% लाभ पर, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, 330 रुपए। देखिए यानी कि एसपी का मान कितना दिया है, एसपी का मान है 330 रुपए। अब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी। सीपी हमको निकालना है, सीपी कैसे निकालेंगे, देखिए अब 10% लाभ पर, अब दिया कितना है, यानी कि 10%। ध्यान समझिए, अब देखिए जो 10% मान कितना होता है, यानी कि 1/10। नहीं निकालना तो देखिए आप 100 से भाग कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैसे कितना बचेगा, यानी कि 1/10। ठीक, अब देखिए 10% लाभ पर यानी कि 1/10। ठीक, देखिए विक्रय मूल्य है 30 रुपए, 330 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, 330 रुपए। अब देखिए अब 10 क्या है, ध्यान समझिए, 10 क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, 10 का मान है यानी कि सीपी। अब एक क्या है, यानी कि 10% का लाभ, यानी कि एक है प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि लाभ। ध्यान समझिए, अब देखिए एक क्या है या लाभ, यानी कि 10 क्या है, यानी कि सीपी। अब देखिए 10% का लाभ होता है, तो यानी कि 10 में 1, यानी कि 10 में 1 जोड़ दीजिए कितने। अब देखिए 10 में 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना है, 11, कितना 11। अब देखिए विक्रय मूल्य 330 रुपए, यानी कि 11 का मान है कितना, 330 रुपए। एक मान कितना हो जाएगा, 33, यानी कि एक मान कितना हो जाएगा, 30 रुपए। क्वेश्चन क्या है कि सीपी क्या कीजिए, सीपी कितना यानी कि 10। जब एक का मान है 30 रुपए, तो 10 का मान कितना होगा, 10 का मान होगा 10 गुणे 30, यानी कि 10 दिया 300 रुपए, 300 होगा। ध्यान समझिए, जैसे कह रहे कॉस्ट प्राइस आपको यानी कि बताया आपको क्रय मूल्य में से खरीदना और विक्रय मूल्य में से बेचना। ठीक, ध्यान से देखिए, अब एसपी आपको दिया है 330 रुपए, सीपी हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। अब 10% दिया, 10% का लाभ। देखिए ध्यान से, इसमें 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। जब 1/10 होती है, अब देखिए जो 10 होता है नीचे बटा होता है, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। अब एक क्या है, यानी कि जो लाभ मिला आपको, 10 में से 1 का लाभ मिला, ठीक, वो होता है यानी कि लाभ, प्रॉफिट। अब देखिए 10 में से 1 का लाभ मिला, क्या हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि एसपी का मान। एसपी का मान कितना, यानी 11। जब यहाँ पर 10 है 11, 11 का मान कितना दिया, यानी कि 330 रुपए। एसपी यहाँ पर निकल रहा है 11 रुपए, और यहाँ पर मान कितना दिया, यानी कि 330 रुपए। जब 11 का मान होगा 330 रुपए, एक का मान कितना होगा, 30। ये समझेगा, देखिए जैसे लिखा है 11 का मान 330 रुपए, एक मान कितने होगा, यानी कि 30 रुपए। ठीक, अब 3 से काटेंगे कितना बचेगा, यानी कि 11, कितना बचेगा, 11। ठीक, ध्यान। अब एक का मान है 30 रुपए, तो 10 का मान कितना होगा, जब एक का मान है 30 रुपए, 10 का मान 10, 30 दाम 300 रुपए। यही इसका आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है,
यदि लाभ है x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है 24 और 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए। देखिए दिया है 30, अभी मैंने आपको सिखाया था इसमें होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्या होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ध्यान समझिए। एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक, अब देखिए 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक, अब देखिए 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि अगर लाभ इसका x% हो, यानी कि लाभ जितना दिया हो उसका x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब 30 गुणे सीपी बराबर 24 गुणे एसपी। ठीक, सीपी है क्रय मूल्य, एसपी है यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। देखिए अब सीपी एक तरफ रखेंगे यानी कि सीपी बटे एसपी। ठीक, अब देखिए अब एसपी नीचे आएगा, बचेगा कितना ऊपर 24। अब देखिए अब 30 नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 24 बटे कितना है 30, यानी कि सीपी का मान कितना है 24, एसपी का मान कितना है 30। ठीक, यानी कि सीपी का मान कितना है 24, एसपी का मान है 30। ठीक, अब देखिए मान आ गए ना। अब देखिए ध्यान से सीपी कितना है यानी कि 24, क्रय मूल्य यानी कि 24 में खरीदता है, एसपी यानी कि 30 रुपए में बेचता है। तो आपको लाभ कितना हुआ यानी कितने % हुआ तो आपको वो ज्ञात करना है। देखिए सीपी कितना है 24, अब देखिए 24 में कितने जो कितनी हो जाए 24 प्लस 6। ठीक, अब देखिए अब सीपी हमेशा नीचे रहेगा, यानी कितना दिखा यानी कि 6 दिखा, किसमें 24 में 6 दिखा है, यानी कि 24 में 6 दिखा है, किसमें दिखा है 24 में। कॉस्ट प्राइस नीचे यानी नीचे, ठीक हुए 100%। ठीक, अब ध्यान समझिए। तो 6×6=24, 4×2 8, 4×5 20, यानी कि 25% लाभ होगा। लाभ कितना आ गया यानी कि 25%। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी, यदि a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6 हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया है a प्लस बी बराबर कितना दिया यानी कि 5 और ए बी का मान कितना दिया यानी कि 6। तो आपसे पूछे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए अब यहाँ पर देखिए ए बी है यानी कि 6। ठीक, अब यहाँ पर ए प्लस बी, अब यहाँ पर ए और या बी का मान निकालेंगे। देखिए अब ए का मान निकालते हैं, कितना चलेगा यानी कि 6 बटे बी। ठीक, ए का मान कितना गया यानी 6 बटे 20। क्वेश्चन कितना है यानी कि ए प्लस बी बराबर 5। ठीक, ध्यान से देखिए हमको ए का मान और बी का मान निकालना है। देखिए ए बराबर, अब जब ए का मान कितना दिया यानी कि 6 बटे बी प्लस बी बराबर 5। ठीक, ध्यान समझिए। तो 6 प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 बी। ठीक, देखिए एक तरफ करेंगे बी स्क्वायर माइनस 5 बी प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 5 बी प्लस 6। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 5 बी प्लस 6 बराबर 0। तो अब इसके गुणनखंड में क्या हो सकता है यानी कि 3 दूना 5, 3 दूना 6, 3 2 5। ठीक, ध्यान से देखिए बी स्क्वायर 3 प्लस 2 बी प्लस 6, बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 2b प्लस 6। बी कॉमन लेंगे भैया कितना b माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे b माइनस 3। तो b बराबर 3, b बराबर 2। ठीक, अब ध्यान एक बार समझा रहे हैं आपको, समझा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ए का मान निकालो या बी का मान निकालो। अगर ए का मान निकाल लेते हो तो कितना आ गया 6 बटे बी। जब 6 बटे बी तो आपको समीकरण एक में रखने पर ए प्लस बी बराबर 5 है। तो ए प्लस बी यानी ए का मान कितना 6 बटे बी, तो 6 बटे बी आ गया। तो जब 6 बटे बी आ गया तो कितना मान आ गया यानी 6 प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 बी।
बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6, 3 दूना 6, यानी कि बी का मान कितना 3 और 2। अब देखिए जब बी का मान 3 आ गया तो ए का मान कितना होगा, यहाँ पर दिया है a प्लस बी बराबर 5। देखिए जब b का मान आ गया 3, b का मान आ गया 2। देखिए जब b का मान 3 आएगा तो a का मान कितना होगा, यानी कि a प्लस बी बराबर यहाँ पर 5 है, तो जहां पर b है वहां पर रखेंगे 3। देखिए a प्लस बी का मान कितना है 3 बराबर 5, तो a बराबर 5 में 3 के 2। b का मान है 3, a का मान है 2। ठीक, कितना समीकरण है। अब क्वेश्चन पूछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ध्यान से समझिए। a का मान कितना, यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 9 में 4 के 5। देखिए फिर यहाँ पर दिया a प्लस बी बराबर 5, ए बी बराबर 6, तो आपको यहाँ से a का मान निकालना है। a का मान कितना है 6/b। 6/b फिर आपको समीकरण 1 में रखने पर a प्लस बी में 6/b रख दिया, तो b का मान कितना है 3 आ गया। ठीक, तो जब b का मान 3 आ गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रख देंगे, तो 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 9 में 4 के 5। अगर आप सभी को ऐसी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।